नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर। आरंभिक नगर के बारे में हम पढ़ेंगे। आरंभिक नगर को हमने पढ़ा था कि जो हमारे आरंभिक नगर हैं वो वो कौन है। तो हमारा सबसे प्रारंभिक नगर कौन थी? हड़प्पा की। हमारा सबसे प्रारंभिक नगर हड़प्पा की सभ्यता में जो नगरे, इन जिन नगरों को खोजा गया, जिन नगरों को खुदाई के बाद हमें जिन नगरों के बारे में पता चला वो हमारे प्रारंभिक नगर थे। ठीक है, तो हमने इस पिक्चर के माध्यम से देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उन सबों में हमें बहुत सारे नगर नजर आए। कौन कौन से? जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपने हड़प्पा देखा था, यहाँ मोहनजोदड़ो देखा, यहाँ सुत्ता कोह देखा, यहाँ चंदहुद्रो देखा, यहाँ पे हमने कालीबंगा देखा, यहाँ हमने लोथल देखा। ऐसे ही यहाँ पे हमने बहुत से और कुछ नगरों को देखा जो कि हमारे प्रारंभिक नगर थे। हमारा जो उपमहाद्वीप है, जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके सबसे प्रारंभिक क्या है? नगर है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे प्रारंभिक नगर थे उनकी उनकी वास्तुकला कैसी थी? उनकी वास्तुकला कैसी थी? तो हमने पढ़ा था भवन, नाले और सड़कें। हम अब देखते हैं कि उस समय के जो भवन कैसे हुआ करते थे, उस समय की जो वास्तुकला कैसी थी, उन समय की घरों की बनावट कैसी थी, नालों कैसे होते थे और सड़कें कैसी होती। इन नगरों को में इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। आप यह सोच सकते हैं कि जो सभ्यता 4700 साल पुरानी है, जो नगर आज से 4700 साल पुरानी है, उसमें उस समय हमारे हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, उसमें घर जो होते थे वह एक या दो मंजिलें होती थी। ठीक है, घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आप आज भी देखते होंगे हमारे गांव में हमारे घरों के आंगन के चारों ओर जो कमरे बने रहते हैं और बीच में आंगन रहता है। आंगन बनाए जाते थे, कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था। सभी घरों में एक स्नान घर, मतलब कि नहाने का स्थल होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। और उस समय हमारे हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा संस्कृति या इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस उस समय हर घर, लगभग अधिकांश घरों में कुएं भी पाए जाते थे। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। आप अब इससे आप अपने अभी वर्तमान का मूल्यांकन कर सकते हो। आज हमारे यहाँ ढके हुए नाले नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, जो पहली आरंभिक नगर थे, उस समय जो नाले होते थे वो ढके हुए होते थे। ठीक है, कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे। इसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। ठीक है, हर नाली में हल्की ये ढलान होती थी। इन सभी चीजों को देखकर हमें सीखना चाहिए कि जब हम नाले बनाएं तो एक तरफ का स्लोप बनाएंगे, एक तरफ की ढलान बनाएं, ताकि पानी निकलने में आसानी हो। और जो हमारी सबसे प्रारंभिक नगर है, वहां के घरों के में हम देखते हैं, हम पाते हैं ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। हर घर में नालियां होती थी और नाले घर के नाली को सड़क की नाली से जोड़ दिया जाता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारा प्रारंभिक नगर था हड़प्पा, वहां के जो अवशेष मिले हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि उस समय सबसे पहले नालियां बनाई जाती थी, सड़कें बनाई जाती थी, फिर नालियां बनाई जाती थी, और उसके बाद घरों को बनाया जाता था, ताकि उनका जो स्ट्रक्चर हो, नालियों का स्ट्रक्चर हो, जो सड़क का स्ट्रक्चर, वो सीधा सीधा
हो सके। ठीक है, आज हमारे यहाँ पहले घर बनते हैं, उसके बाद नालियां बनते हैं, सड़क बनते हैं और उसके बाद नालियां बनती हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो बड़े बड़े शहरों में आज भी देखते हो कि सीवेज प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। पानी जब बारिश होती है तो पानी रुक जाती है, क्योंकि वहां का जो वाटर ड्रेन का सिस्टम जो है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, वो बहुत ही जर्जर है। हमें हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता से सीखनी चाहिए कि वाटर ड्रेनेज का एक अच्छा जो सिस्टम है वो किस प्रकार तैयार किया जा सकता है। ठीक है। हम्म बाद में बड़े नालों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। उस समय हर जगह नाले ढक जाते थे, जिस कारण वहां पे कुछ दूरी पे मेन होल बनाया जाता था, ताकि कि कचरों की बीच बीच में सफाई हो सके। मेन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। जो घर होते थे, जो सड़कें होती थी तथा जो नाले होते थे, उन सबों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। आज की तरह नहीं। आज हमारे यहाँ कोई भी, लगभग बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो अनियोजित तरीके से बनाए गए हैं। पहले वो ग्राम थे, ग्राम से वो शहर बने। तो जब शहर का विकास होने लगा, वहां म्युनिसिपैलिटी भी काम करती है, लेकिन वो उस पर उतना ध्यान नहीं देती। चलिए, तो आज हम यहाँ पर वर्णित घरों और पीछे अध्याय में वर्णित घरों में तो क्या अंतर दिखाई देता है, कोई दो अंतर बताओ। पीछे घर मतलब कि हमने जो मेहरगढ़ का घर देखा था, तो हम यहाँ के घरों और वहां के घरों में कुछ अंतर, जैसे हमने बुर्ज होम का पीठ होम भी देखा था, गर्दवास भी देखा था। तो आप इन दोनों को मूल्यांकन कर सकते हो कि इसमें और उसमें क्या क्या अंतर है। ठीक है। अब नगरीय जीवन, ये क्या है, नगरीय जीवन। नगरीय जीवन को हम पढ़ते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। हम मूल्यांकन करते हैं, हम उसका अनुमान लगाते हैं, क्योंकि उस समय के अब के लिखित अवशेष कुछ भी नहीं है हमारे पास, और जो लिखित है उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उसके लिखित अवशेष को पढ़ा नहीं गया है, और जो जो वहां का जो लिपि थी उसे अभी तक नहीं पढ़ा जाने के कारण हमें उस जगह की जानकारी अभी भी विशेष रूप से नहीं है। उनके उनके घरों, उनके उनके सिक्कों, उनके बर्तनों, उनके खंडहरों को देखकर हम अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। ठीक है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर में खास इमारतें बनाने की योजना में जुड़े रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, ये यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। हम उनके भव्य, आप इस तरह के जो अवशेष बचे हैं, इन सभी अवशेषों को देख सकते हैं कि उनकी जो लाइफ स्टाइल होगी वो बहुत ही भव्य होगी। जो वहां रहते थे वो शासक वर्ग से संबंधित हो गए, यह भी संभव है। और ये जब शासक वर्ग से संबंधित थे, तो वो लोग उस वहां पे हम्म, वहां के जो शासक वर्ग थे वो अपने सामान के लिए, जो अपने कीमती सामान होते उसे लाने के लिए दूर दूर आदमियों को भेजा करते होंगे। दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। ठीक है। जैसे कि हम आज भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज जिसे हम यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, वो हमारे देश की
बनी हुई चीज हमारे लोकल चीज नहीं होती, हम उसका इम्पोर्ट क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि हम उसे मंगाते हैं दूसरे देशों से। ठीक है, आभूषण जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते होंगे जो मुहरों पर लिखते थे। लिपि मतलब कि जो लेखन का कार्य करते थे, यानी कि जो लिपि, जो मुद्रा होती थी, मुद्रा यानी कि आज के जो कॉइन होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उसे प्राचीन काल में मुद्रा बोली जाती थी। तो उन मुद्राओं पर लिखने का कार्य लिपिक किया करते थे, और वो और अन्य कार्य करते होंगे, लेकिन समय का बहुत ही अंतर होने के कारण वो सब चीज विलुप्त हो गई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। नगरों में शिल्पकार भी रहते थे, शिल्पकार जो अच्छी अच्छी कलाकृति बनाते हैं, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यहाँ वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। हमने इसे देखा था कि हम उनके खिलौनों के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो जो अवशेष हमें वहां से मिले हैं, हमें मिट्टी के बहुत सारे खिलौने मिले हैं, तो इसे हमें पता चलता है कि वो उस समय मिट्टी के खिलौनों से खेला करते थे, और वो मिट्टी के जो खिलौने होते थे वो किस प्रकार बने होते थे। ठीक है, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? बोल रहा है कि आप एक सूची बनाओ जो नगरों में रहते थे। ये तो, और हमने शुरू में देखा जो मेहरगढ़ है, जहाँ पे सबसे पहले मेहरगढ़ ए के आसपास ही सबसे पहले कृषि तथा पशुपालन कार्य हुआ था, और वो जगह कौन था? सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियां। ठीक है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। यहाँ है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसके ऊपर बनाया गया ऊपर बनाया नाला। ये देखिए ये सड़क है और उसके उसके किनारे में ये नाले बनाए हुए हैं। ठीक है, ऊपर एक कुआं है और यहाँ पे एक कुआं है। बाईं ओर हड़प्पा की एक मुहर है। ये देखिए हड़प्पा काल की एक मुहर है जिसमें ये लिपि लिखी हुई है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका, जिस कारण हमें हड़प्पा के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है। इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। ये जो चिन्ह है वो एक लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन और प्रायद्वीप का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, और ये आप देख रहे होंगे, ये उस समय के पक्की मिट्टी के खिलौने इस प्रकार होते थे। नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों ने जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकांश पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हड़प्पा काल में भी सोने, चांदी, शंख, तांबे, कांसे का प्रयोग होता था। और जो वहां से अवशेष मिले हैं, जो हमें जो वहां पे जो कॉइन्स मिले हैं तथा जो ऑर्नामेंट या फिर जो नेकलेस मिले हैं, वो सब में सोने, चांदी, कांसे, तांबे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। कांसे के और तांबे और कांसे के हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे, तथा सोने और चांदी के भी बर्तन तथा गहने बनाए जाते थे। यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। ये देखिए ये जो माले हैं इसको मनका बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
मन का। और ये जो बाट है, ये देखिए आप बाट देख रहे हैं। बाट जो हमारी पुरानी पद्धति में जब हम किलो से नहीं मापते थे तो हम बाट से मापा करते थे, ठीक है। और फलक, फलक ये आप देख रहे हैं, इसका जो ऊपरी भाग है ये चौड़ा किया हुआ होता है, ये शार्प किया रहता है, इसे फलक बोलते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। क्या का मोहरे बनाते थे? पत्थर की मोहरे बनाते थे। ये इस आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अभी हमने देखा कि ये जो मोहरे हैं इस पे क्या हुआ, ये जो मोहरे हैं इस पे ये जानवरों के चित्र बनाए हुए होते हैं, ठीक है। आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्या बोल रहा है? काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिसे हमने चैप्टर 1 में देखा था। जो मटका था, मटका जिसपे लाल रंग का पेंट किया हुआ था, खूबसूरत लाल मिट्टी से बर्तन बनाए गए थे, ठीक है। अध्याय 2 में तुमने जिस गांव के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो हमने पढ़ा तो पाया कि उस समय बाट का प्रयोग नहीं होता था, उस समय बाट का प्रयोग नहीं होता था। उस समय तांबे का प्रयोग होता था। तांबे का प्रयोग होता था अ, कब होता था? जब नवपाषाण ये काल में हम आए थे, तब हमने देखा था क्या? नहीं, नवपाषाण काल में भी हमने देखा कि तांबे का प्रयोग नहीं हो रहा था, ठीक है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। हमने इसे पिछले अध्याय में पढ़ा था कि लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। जो वहां के जो दूसरा शहर था मोहनजोदड़ो, उससे कपड़ों के अवशेष मिले हैं। चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं के चिपके हुए मिले हैं, वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी और फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देते हैं। क्या बोल रहा है? जो हमें उन जो अवशेष मिले हैं, जो हमें उन क्षेत्रों से ऐसे पदार्थ खुदाई से जो जो हमें कॉइन्स मिले हैं, जो हमें ऑर्नामेंट मिले हैं, जो हमें यूटेंसिल मिले हैं, मतलब बर्तन मिले हैं, उन्हीं सबों से हम अनुमान लगाते हैं। जैसे कि हमें ये मूर्ति मिली, तो हमें ये मूर्ति मिली, तो हम इस मूर्ति को हम देखकर इससे उस समय का आर्किटेक्चर का पता करते हैं। जैसे देखिए इसकी बनावट कितनी खूबसूरत है। उस समय ये जो मनके हैं, यहाँ जो मनके हैं, इन मनकों की बनावट कितनी अच्छी है। ये फलक है, इसकी बनावट कितनी, इस ये जो कपड़े पहने हुए हैं इसके पे जो डिजाइन बना हुआ है, इन सबों का भी विश्लेषण किया जाता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातत्वविद होते हैं, इन सबों पे अध्ययन करते हैं और ये हमें बताते हैं उससे हमारे पास्ट इतिहास, हमारा अतीत के बारे में। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। कह रहा है अब जैसे इस प्रकार के चित्र को बनाना चाहे तो हम आप नहीं बना सकते, इसे किसी ने ये विशेषज्ञ लोग बनाते हैं। मतलब जो जो बार बार एक ही चित्रों को बार बार बनाते हैं, तो उन्हें बनाने चित्रों को बनाने अच्छी तरह से आ जाता है, तो वो होते हैं विशेषज्ञ, उन्हें कहा जाता है विशेषज्ञ। तो बोल रहा है विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं। जैसे पत्थर तलाशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। जो ये मोहरों पर जो चित्रकारी करते हैं उसको आदि। पृष्ठ 26 की चित्र देखो, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। बोल रहा है कि ये पृष्ठ संख्या 26 देखो, जिसमें मोहरे जो ये चित्र है, इसमें जो जो उसका जो चेहरा है वो कितना आकर्षक बनाया गया है। दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो गया। तो बोल रहा है
कि जो कोई विशेषज्ञ होगा, जो मूर्तिकार जो बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता होगा, वही इस प्रकार की मूर्तियां बना सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, और हम देखते हैं हमारे समाज में हर आदमी विशेषज्ञ नहीं होता है। हर आदमी सब कुछ में महारत हासिल किए हुए नहीं रहता है। कोई अच्छा बढ़ई होता है, कोई अच्छा मूर्तिकार होता है, कोई अच्छा कलाकार होता है, लेकिन एक ही आदमी सब कुछ काम नहीं कर सकता। अगर हम चाहे तो इस प्रकार की मूर्तियां नहीं बना सकते, उसके लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे, या फिर महिलाएं ही हैं? शायद कुछ महिलाओं और पुरुष दोनों ही मिलकर यह काम इस काम में दक्ष थे। बोल रहा है कि हमें नहीं पता कि इसे पुरुष ने बनाया है या महिलाओं ने, हो सकता है कि दोनों ने मिलकर बनाया होगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं कि फ्रेंड्स क्या होता है। जो भी हमने पढ़ा, फेंस फेंस क्या होता है? पत्थर और संग प्राकृतिक तौर से पाए जाते हैं। जो आप पत्थर तो आपने देखा होगा और शंख भी देखा होगा, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक स्फटिक पदार्थों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी की परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मन के चूड़ियां, वालों और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा कि फेंस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि उस समय जो जो हमारे मूर्ति प्राप्त हुआ है, जो मन के प्राप्त हुए हैं, जो फलक प्राप्त हुआ है, इन सब के बारे में पढ़ा हमने। यहाँ पढ़ा जो पाठ प्राप्त हुआ है, जो हमारी प्राचीन नगर, जो सबसे प्रारंभिक नगर था, उसे जो मूर्ति प्राप्त हुआ है, जो कॉइन प्राप्त हुआ है, तथा उस समय के शहरों की जो बनावट है, उस समय के जो शहरों की बनावट है, रास्तों की बनावट है, नालों की बनावट है, उसके बारे में, हर घर में कुओं की बनावट के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट चैप्टर में आगे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।